नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और सही खबरें लोगों तक पहुंच सके। अब आज के मुद्दे के विषय में बात करते हैं, जहां पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर को वोटिंग कंप्लीट हुई, वहीं हरियाणा में 5 अक्टूबर को। और उसके बाद एग्जिट पोल के आंकड़े भी हमारे सामने हैं। वैसे वोट जो रिजल्ट्स हैं वो 8 अक्टूबर तक आएंगे। और हम ये बात कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े जिस तरह, जैसा हम पहले भी कहते आए हैं, एग्जिट पोल के आंकड़ों पे हम ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। और इसका बहुत बड़ा असर हम देख सकते हैं 2024 के चुनाव में, जहां पर सारे एग्जिट पोल पूरी तरीके से फेल रहे। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है कि एग्जिट पोल के आंकड़े कई बार सीटों के आंकड़े से नहीं सही तरीके से बता पाते, लेकिन फिर भी वो वोट परसेंटेज के आंकड़े देते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि आखिर किसको कितने वोट परसेंटेज मिल रहे हैं। तो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं अमित सिंह परिहार जी और प्रशांत तिवारी जी। तो आज हम जानना चाहेंगे अमित जी से और प्रशांत जी से इस विषय में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा के विषय में, जहां पे हरियाणा के चुनाव में अगर देखा जाए तो जो सी वोटर का, क्योंकि हमारा आज का मुद्दा जो है तो किसी एक एग्जिट पोल से है, तो सी वोटर एक काफी फेमस और ट्रस्टवर्दी एजेंसी मानी जा सकती है इस विषय में। तो उनके अगर आकलन को देखा जाए तो कांग्रेस को 44% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि करीब करीब लोकसभा के चुनाव से 2% कम दिख रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर देखी जाए तो 37%, मतलब लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब 8 से 9% का ड्रॉप दिखाई दे रहा है। जेजेपी, जैसा कि सबको उम्मीद थी कि जेजेपी का आंकड़ा काफी कम हो सकता है और उसे शायद एक भी सीट ना मिले। वहीं आईएनएलडी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 10 से 14 सीटें पा सकते हैं, जहां पे 15% का उनका वोट शेयर रहेगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे अमित जी आपसे कि ये जो वोट शेयर है उसको देख करके आपको जो सीटों का आकलन दिख रहा है कि 44% वोट शेयर के साथ 50 से 58 सीटें, जहां पे 90 सीटें हरियाणा की लोकसभा विधानसभा में है, उसमें आपको क्या लगता है कि ये वोट शेयर क्या दिखाता है कि ये सीटों का प्रोजेक्शन इतना ही है कि ये ज्यादा भी हो सकता है? दरअसल जैसा बताना चाहूंगा कि अभी जो चुनाव हुए हैं इस बार बेसिक मुद्दों पे चुनाव हुए हैं। मुद्दे जो थे इस बार एक ये स्थिति थी क्योंकि आम आदमी पार्टी भी, लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा करेगी, जो कांग्रेस का वोट काटेगी। लेकिन जो दिख नहीं रहा है, जो भी एग्जिट पोल की रिपोर्ट आए उसमें दिख नहीं रहा है कि कहीं भी भाजपा मतलब आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। तो इस बार कांग्रेस का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा सीटों का, क्योंकि हरियाणा में एक सिस्टम है, पढ़ी लिखी जनता है। और किसान मुद्दा जो था वो भी बहुत ज्यादा भाजपा के लिए निगेटिव रहा, क्योंकि चाहे वो उसका ना जो पहलवान थी उसके साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार के मामलों को कांग्रेस ने खूब उठाया। और कांग्रेस अपनी बातें अब मजबूती से उठाने भी लगी है, अपनी बातें स्पष्ट तरीके से कहने लगी है, जिसकी वजह से इस बार उम्मीद भी थी जो आया है कि सीटें बढ़ेंगी। पर ये नहीं था कि, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की वजह से ये था कि इसका नुकसान होगा कांग्रेस का, भाजपा को उसका फायदा मिलेगा। लेकिन जो फायदा दिख नहीं रहा है, हाँ ये बात तो सही है, कई बार नतीजे सही नहीं होते, हो सकता है इसके उलट भी हो या इससे और अच्छे भी हो, लेकिन कांग्रेस कुछ अच्छा करती दिख रही है इसमें। जी। जैसा कि आपने मुद्दों की बात करी, तो जो तीन जो बेसिक मुद्दे थे जिसपे कांग्रेस ने पूरा चुनाव लड़ा, किसान, जवान और पहलवान, ये तीन मुद्दे उन्होंने लेकर के चुनाव मुद्दे पे चुनाव लड़ा, जहां पे पहलवानों का बहुत बड़ा मुद्दा जो था वो ब्रिजभूषण शरण सिंह से जुड़ा हुआ था। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह से जुड़ा हुआ मुद्दा था, तो कई इसमें विनेश फोगाट बहुत बड़ा चेहरा, बजरंग पुनिया ये बहुत बड़ा चेहरा करने के लिए, और ऐसा कह रहे हैं लेकिन कि जहां पर विनेश फोगाट के खुद की सीट भी हो सकता है फंस जाए, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। पर अगर मैं ओवरऑल बात करूं आपसे, तो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे लग रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जिस तरीके से संगठन के लोगों पे भी अवेलेबल नहीं थे, और जिस तरीके से ऐसी उनकी एक इमेज बन गई थी कि वो लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं है, और वो कुछ एक कोटरी जैसी है उनकी, जिसमें मुश्किल से 10-20 लोगों के साथ मिलकर के पूरी सरकार चला रहे थे। इसका कितना बड़ा असर देखते हैं आप इसमें? दरअसल चुनाव के पहले मनोहर लाल खट्टर एक भाजपा के लिए एक बड़ी व्यक्तित्व थी, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया उनको एक हाशिए में रख दिया गया, उनको कहीं ज्यादा लोगों से मिलने नहीं दिया गया, उनको प्रचार में भी ज्यादा शामिल नहीं किया गया।
और ये बात भाजपा को कहीं ना कहीं लग रहा था, कहीं मोहन मोहन खट्टर का चेहरा भाजपा के लिए नुकसानदायक ना हो, और जो हुआ भी है उसका जो नुकसान, क्योंकि जैसे उन्होंने अभी सरकार चेहरा बदला था, चेहरा के मतलब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया था, तो उसका फायदा भाजपा को अभी तक दिख नहीं रहा है। जो जो भी अभी एग्जिट पोल के रिपोर्ट आए हैं उसमें मोहनलाल खट्टर का जो नुकसान था, जो सरकार का, जो 10 साल के टिकट मिलती है, वो उसका उसका फायदा कांग्रेस लेके जा रही है। और अभी तक जो दिख रहा है, कांग्रेस इसमें बहुमत बनाने जा रही है अभी तक की जो रिपोर्ट है। और क्योंकि जो चर्चाएं हैं, जो बातें हैं, कांग्रेस अस्वस्थ भी है, क्योंकि भाजपा के लोग भी इसमें अस्वस्थ नहीं है। उनको लग रहा है कि हम पीछे हैं, क्योंकि जब चुनाव हो रहा था तब भी उनकी बातों में निराशा थी। वो इतनी मतलब जितना जिस हिसाब से कुछ होना चाहिए, जितना जब से चुनाव, लोकसभा चुनाव हुआ है, भाजपा थोड़ा सा डाउन हुई है। कांग्रेस आपके एबव में है, कि कांग्रेस थोड़ी सा मतलब उसकी जो बातें हैं, उनके नेता हैं, वो थोड़ा सा एक फॉर्म में आए हैं, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। और अभी एक चीज है, भाजपा थोड़ी सी लोकसभा चुनाव के बाद से थोड़ी हतोत्साहित तो हुई है। और हाँ, ये बात तो सही है कि अभी जो हरियाणा का जो चुनाव है, वो अभी तो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से। बाकी नतीजे आपको आएंगे, स्पष्ट उसी में होगा। अभी तो सिर्फ अनुमान है, अनुमान, ज्यादातर अनुमान सही भी होते हैं, कई बार अनुमान गलत भी होते हैं। पर स्थिति जो है अभी भी कांग्रेस के पक्ष में ही दिख रही है। माहौल भी ऐसा ही था, और रिजल्ट जो एग्जिट पोल भी है लगभग वैसा ही आया। सही बात है। तो प्रशांत, इसमें एक और चीज बहुत बड़ा फैक्टर जो समझ में आया, प्रशांत आपके पास जाना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो हिस्से जैसे जाटों का काफी वर्चस्व रहा है, कांग्रेस काफी अगर आप देखेंगे 2009 तक के चुनाव को देखेंगे तो ज्यादातर कांग्रेस और आईएनएलडी के बीच में चुनाव होता रहा है। बीजेपी वहां पे हमेशा एक 10 सीट से कम वाली पार्टी, 5-6 सीट वाली पार्टी रही 2009 तक के चुनाव के हिसाब से देखा जाए। अचानक से बीजेपी 2014 में राइज करती है, जिसका वोट शेयर हो जाता है 33%। और उसके बाद 2019 में अगर देखा जाए तो ये 37% तक पहुंच जाता है विधानसभा चुनाव में। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी अपना वोट शेयर तो बचा के फिर भी लेके जा रही है, 37% वोट शेयर अभी भी उसे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा मोर्चा खड़ा हुआ था 2014 और 2019 में, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। पहले भी ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट हुआ करता था आईएनएलडी और कांग्रेस के बीच में, और अब ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया भाजपा और कांग्रेस के बीच में। तो मतलब एक और राज्य शामिल होने जा रहा है जहां पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही मुकाबला होगा। ये तो जी मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली क्या है कि जो सैंपलिंग होती है इसकी आपके पोल की, ये उसकी सैंपलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोग का सैंपल है, कहाँ पे सैंपल लिया गया है और किस तरीके से सैंपल लिया गया है, कैसे लोगों को इकट्ठा करके वहां पे सैंपलिंग हमने की है। बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस का जो मुद्दा इकट्ठा हो रहा है, एक्चुअली क्या है कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी हो गई है पिछले 10 से 15 सालों में, पहले उतना इफेक्ट नहीं था उनका। पर जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी की बात होने लगी है, मोदी जी जिस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन देने लगे हैं और जिस तरह से माहौल बना है देश में, उसके आधार पर यह है कि बीजेपी तो आएगी ही। अधिकतर जगह बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा ही चल रहा है, वही बनता जा रहा है। और जिस तरीके से पिछले कई सालों में राजनीति में बदलाव आया है, वो केवल और केवल अपने देश में क्या चल रहा है, केवल बीजेपी, कांग्रेस, मोदी, राहुल, यही सब बातें हो रही हैं अधिकतर। तो उस हिसाब से ये पूरा मुद्दा यही इसी के इर्द गिर्द घूमेगा ही, क्योंकि हमारा इस समय का जो समय चल रहा है वो नरेंद्र और नरेंद्र सॉरी नरेंद्र मोदी और अपने राहुल जी के इर्द गिर्द ही राजनीति चल रही है। अब बात यह है कि कौन कितना परसेंटेज वोट खींच पा रहा है, किसका कितना परसेंटेज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये तो अब एग्जैक्ट तो पता चलेगा वोटिंग के बाद ही, जब रिजल्ट आएंगे। सॉरी, वोटिंग तो हो चुकी है, अब जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। अब रिजल्ट, अब आप अपन तो बात कर रहे हैं पोल की, हम्म। एग्जिट पोल की। अब एग्जिट पोल में सैंपलिंग मैं आपको बता चुका हूँ, ये सैंपलिंग होती है हर बार, कई बार सटीक बैठता है, आस पास रहता है, कई बार ऊपर नीचे आता है और कई बार बिल्कुल उलटफेर हो जाता है, कुछ भी एग्जैक्ट नहीं पता चलता एग्जिट पोल में। पर अब नहीं, आप अपन ये बात अनुमान तो बिल्कुल यही सही लगा। कह रहे हैं। अब माफ कीजिएगा, आप बीच में रोक रहा हूँ। अब बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, इसलिए हम सीटों के आंकड़ों पे जा ही नहीं रहे हैं। सीटें तो बिल्कुल बता पाना काफी मुश्किल होता है। कई बार 500 हजार वोट से, 2000 वोट से विधानसभा चुनाव का फैसला होता है। इस बार तो हमने लोकसभा में भी देखा है कि 100 वोटों से कम में मुंबई की एक सीट का फैसला हुआ है, मेरे ख्याल से 78 वोटों से। हम्म, तो उसको तो हाँ हम भूल ही जाएं। तो अगर बात की जाए सिर्फ वोट परसेंटेज के बेसिस पे, क्योंकि जनरली जो हमारी जो सेफोलॉजी करने वाली कंपनियां होती है, इस तरीके के जो सर्वे करती हैं, उनके वोट परसेंटेज काफी कुछ जो है तो एक्चुअल रिजल्ट्स के आसपास मोस्टली रहते हैं, कई बार फेल भी होते हैं। अब बात ये है ना कि वहां तो जाट
जाट प्रमुख है वो अपना हरियाणा जो जाट स्टेट है, बाहुल्य, हाँ। तो हरियाणा में जाटों जाटों का ही बोलबाला है। वो ही डिसाइड करेंगे कि किसकी तरफ चुनाव जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अब उनके मुद्दों के ऊपर, अब उनकी बात आती है उनकी वोट की, तो उनके मुद्दे होंगे। अब वो उनके मुद्दों पे कितनी, किस सरकार ने कितना उनको प्रभावित कर पाया है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जैसे मुद्दे आपके पहलवानों का है ही, जो अग्निवीर। फोगाट के साथ अग्निवीर है, और भी सारी ऐसी चीजें हैं। अब यही बात है कि हम किस चीज को किस तरीके से ले रहे हैं। अब हमारे लिए एक मुद्दा अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है। हर इंसान का हर चीजों का समझने का तरीका अलग होता है, मुद्दा अलग होता है। पर हम हमें ये लगता है कि कांग्रेस फिर भी वहां पे अच्छा अपनी मैसेज को दे पाई है। उससे प्रभावित होके उनका वोट परसेंटेज, अब वोट परसेंटेज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, इसके आप एग्जिट पोल के हिसाब से कह सकते हैं कि ठीक है। पर फिर भी वहां सीटें कांग्रेस की ज्यादा आती दिख रही हैं एज अ एग्जिट पोल। जिस तरीके से एग्जिट पोल है, जीत की ओर जा रहा है वो, तो कांग्रेस को ही दिखा रहे हैं। वहां बीजेपी, एक्चुअली इसके पहले बीजेपी की सरकार थी वहां, तो फिर बाद में कांग्रेस की बनी। तो वो चीजें सर्कुलेट होती रहती हैं, अब वो होती रहेंगी। मगर अपने मैसेज हम, बीजेपी वालों ने किस तरीके से उस चीज को बनाया, वहां पे काम किया क्या नहीं किया, वहां के जाटों को प्रभावित कर पाए कि नहीं कर पाए, ये तो रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा। अब एग्जिट हरियाणा में पोल तो एक वही और दिखा रहा है। मुद्दा हरियाणा में एक और मुद्दा जो बीजेपी ने बनाने की कोशिश की, वो कुमारी शैलजा को लेकर के एक मुद्दा बनाने की कोशिश की। अब उसके दो एस्पेक्ट आते हैं सामने कि कांग्रेस ने आखिर इसको बढ़ावा क्यों दिया। तो कांग्रेस ही कहते हैं कि हमारे खेमे बढ़ जाते हैं तो मुझसे बेनिफिट होता है। कुमारी शैलजा का एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, और आखिरी दिन जब चुनाव प्रचार के मूलतः 3 घंटे, 2 या 3 घंटे बचे हुए थे, उसी समय पे अशोक तंवर जैसा एक व्यक्ति जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े थे कुमारी शैलजा के खिलाफ सिरसा से, वो आज आकर के आखिरी 2 घंटे में कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़े थे, वो हार गए थे, और कुमारी शैलजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। वो हार गए थे और वो आकर के वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो सैंपलिंग हुई है, जो वोट परसेंटेज निकल करके आया है, जो एग्जिट पोल हुआ है, अमित जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा मैं ये, कि ये जो आपको अशोक तंवर के जाने से जो बीजेपी एक मुद्दा बना रही थी कि एससी कास्ट या शेड्यूल कास्ट से एक नेता आती है, शैलजा बहुत बड़ी नेता है कांग्रेस की हरियाणा में, और वैसे देश में भी काफी बड़ी शेड्यूल कास्ट से कम्युनिटी से आती है, उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे। तो अभी आपको लगता है कि इसका एक मुद्दा जो बीजेपी बनाने की कोशिश करी थी, तो उसे कहीं ना कहीं अशोक तंवर के आ जाने से एक झटका लगा, जिसकी वजह से 2 दिन में शायद कांग्रेस और गेन कर सकती, जो यहाँ नहीं दिख रहा हो। पहली बात, कांग्रेस इस बार चुनाव जो लड़ी है वो एकदम एकजुट होकर लड़ी। अब इस बार मुख्यमंत्री शैलजा का भी नाम था मुख्यमंत्री के लिए, और जो पुराने कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे उनका भी नाम, उनके बेटे का भी नाम। उसमें किसी ने किसी तरह का डिबेट नहीं किया कि शैलजा मुख्यमंत्री नहीं बनेगी या कौन ये नहीं बनेगा। उन्होंने एक साफ सुथरी से उन्होंने चुनाव लड़ा, सिर्फ कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ी। तो कुमारी शैलजा का जो नाम आ रहा है, कुमारी शैलजा क्या है कि कांग्रेस के लिए और खासकर हरियाणा के लिए एक, जो अपनी एसएसटी वाली जो, उसके लिए मजबूत नेता है, क्योंकि उनका वोट बैंक बड़ा है और क्षेत्र में एक अच्छी पकड़ है। और जब ये लास्ट टाइम क्या होता है कि जब इनको जो भाजपा से लड़े, जो चुनाव हार गए थे, जिनका आप नाम बता रहे थे, अशोक इनको तंवर। भाजपा ने हाँ, कमर, उनको क्या किया गया था कि इनको खट्टर के सतारा उनको भी किनारे कर दिया गया था। उनको न किसी तरह से वो, क्योंकि वो समझ गए थे कि इस क्योंकि उसके खिलाफ लड़ाने के लिए कोई मजबूत चेहरा चाहिए था, मतलब जो उनकी उनका। अब उनको भी अपने आप में लगने लगा कि हमारी राजनीति अब यहाँ खत्म। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपन एक चीज कहते थे हमेशा कांग्रेस में कि कांग्रेस एक दल की, एक व्यक्ति की पार्टी है, कांग्रेस के परिवार की पार्टी है। आज भाजपा भी सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी रह गई, तो नरेंद्र मोदी की। उसके आसपास कोई नहीं है, उनका चेहरा, उन्हीं का नाम, उन्हीं के मतलब आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में, चाहे वो आप छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में, उन्होंने एक झटके में अपनी मर्जी चलाई और एक न्यूट्रल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। खट्टर को हटा के उन्होंने कुछ दिन, चुनाव से कुछ दिन पहले सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक तरह से वो भी एक वन मैन आर्मी हो गए भाजपा में, क्योंकि भाजपा में ऐसा कभी नहीं था। भाजपा एक तो संगठनात्मक पार्टी थी, उसमें कई सारे संगठन थे, कई लोगों का दबाव होता था, आरएसएस से लेकर था, लेकिन अब वो स्थिति बदल चुकी है। हाँ, इस चुनाव के बाद थोड़ा सा बाकी लोग भी अपना अपनी चीजें बोलने लगे हैं। चाहे वो आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, वो अब अपनी सवाल अपने अपनी आवाज उठाने लगे हैं। लेकिन अभी तक
इस चुनाव से पहले तक वो वन मैन आर्मी था, जो मोदी कहेंगे वही सही, जो मोदी करेंगे वही सही। इस बात के लिए भी लोग धीरे धीरे उनको अपनी राजनीति में उनको पता है कि मोदी के पास और कोई पहुंच नहीं सकता। तो ये जो नए जो कवर आए हैं ये, उनको पता था कि हमारी राजनीति भाजपा में है नहीं। और ये भी मान गए थे कि वो माहौल जो था, मैं हरियाणा में, अगर आपने वहां पे चर्चा की होगी लोगों से, अगर राजनीतिक लोगों से बात की होगी, तो एक तरफा था कि कांग्रेस ही आ रही है। उनको एक टेंशन थी कि आम आदमी पार्टी नुकसान करेगी, लेकिन ये चीजें भाजपाइयों को भी पता था कि अब हम वहां वापस नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो मुद्दे थे, जो बड़े मुद्दे थे, पहलवानों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, क्योंकि ये बड़े, क्योंकि वहां हरियाणा में दो ही चीजें हैं, पहलवान और किसान। यही राजनीति तय करते, यही वहां के लोगों की, लोग विधायक तय करते हैं कौन होगा। क्योंकि वहां के लोग बहुत ज्यादा चमक धमक, आप सिर्फ हरियाणा की राजधानी को छोड़ दिया जाए तो वहां के लोग शुद्ध किसान है, सादी जिंदगी और है, यही कोई दोनों हाई फाई मुद्दे लाइफ इसमें नहीं। बढ़े हुए हैं। तो यही ये दोनों बेसिक मुद्दे, मुद्दे किसान और इनकी पहलवान थी। दोनों बढ़े हुए हैं। यही तो तो इस मुद्दा है वजह से वहां ये पे। इस बार कॉन्फिडेंट थी कांग्रेस, भाजपा मायूस थी। बस हाँ, फर्क इतना था, लेकिन हाँ चुनाव लड़े। इस बार ऐसा भी नहीं था कि अभी भी स्थिति बदल भी सकती, लेकिन चुनाव बहुत सारे सीटें ऐसी हैं जिसमें जो जीत का अंतर होगा बहुत कम होगा। लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से वोट प्रतिशत भले भाजपा का बहुत ज्यादा नहीं घटा है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार अच्छा किया है। बेसिकली ये भी अब मैं हम एक और एनालिसिस की तरफ जाते हैं कि क्या 2024 चुनाव की वजह में जो रिजल्ट्स आए, जैसे कि ये भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे जो 2 बार बहुमत लेकर के आई और करीब करीब जो है तो 33 सीटों से, बहुमत के आंकड़े से 33 सीटें नीचे रह गई, और कांग्रेस जो है तो लगभग 100 का आंकड़ा पार कर गई है और 99 सीटें वैसे पहुंची है। और अगर 2 सीटें पप्पू यादव और सांगली की महाराष्ट्र और सांगली की जोड़ दी जाए, जो कि वो दोनों ही कांग्रेस ही हैं, तो अगर जोड़ दिया तो 101 के आंकड़े तक पहुंचती है। तो क्या इसकी वजह से भी एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है, जो राहुल गांधी ने जो 2 यात्राएं की, जो कि पूरे देश व्यापी यात्रा की, तो उन्होंने वो अपनी जो इमेज सुधारी, पप्पू वाली जो इमेज उनकी 2022 के पहले बनी हुई थी, उस इमेज को सुधारने में उन्होंने जो काम किया, क्या उसका भी आप एक वो मानते हैं कि जिसकी वजह से कांग्रेस में आज फिर से कांग्रेस एक रिवाइव होती हुई दिख रही है काफी जगह पे? महाराष्ट्र में भी अच्छा करी, महाराष्ट्र में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के भी निकली। दरअसल ये बात भी सही है कि जैसे अपन राहुल गांधी के पप्पू का, राहुल गांधी भी एक मतलब एक सीरियस नेचर राजनीति में। अभी इसके पहले तक मनमोहन सिंह सरकार में आपने याद होगा, उन्होंने एक चीजें फाड़ दी थी कैबिनेट की बैठक में। तो क्या होता था, वो परपक्षता नहीं थी जो उनमें होनी चाहिए, तो जो लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे। लेकिन ये पिछले चुनाव के बाद से, खासकर जब इस चुनाव में, चुनाव जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, एक परफेक्ट राजनीतिक की तरह चुनाव लड़े। और उन्होंने एक जो भी जवाब देते, ठीक है, उनको अभी भी, क्योंकि मोदी की जो आईटी सेल है वो सारी चीजें अभी भी बहुत ट्रोल कर रही है, लेकिन वो एक सटीक और एक घड़े हुए राजनीतिक की तरह ही जवाब दे रहे हैं। और एक जो होता है ना, एक मजबूत नेता के रूप में निकला। और एक चीज देश के लिए सबसे अच्छी बात, एक मजबूत विपक्ष मिला। अभी तक अपने पास अब का मतलब, क्योंकि अभी तक तो कोई विपक्ष नहीं था, मोदी ही मोदी थे। इस बार मजबूत विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष की बातें भी सुनी जाएगी, क्योंकि भारत का लोकतंत्र ऐसा है कि अगर नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो, उसकी बातें भी संसद में मायने रखती है, उसकी बातें भी सुनी जाती है, सुननी पड़ती है। तो सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी नेता नेता विपक्ष बन के आए, और आज एक बड़ा कद के रूप में उभर रहे हैं, और एक उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि आगे भी इसका फायदा कांग्रेस को मिला, और हरियाणा चुनाव में भी इसका भरपूर फायदा मिला राहुल गांधी के, क्योंकि राजनीति चेहरे पे चलती है, व्यक्ति पे चलती है। कौन व्यक्ति हमारा मुखिया होगा आगे चल के, मतलब हमारे लिए कौन खड़ा होगा। तो विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूत होनी चाहिए, और जो राहुल इस समय बाखूबी निभा रहे हैं, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका बाखूबी निभा रहे हैं। जी। इसी विषय में एक अभी, हाँ हाँ प्रशांत प्लीज। मैं अनुज जी की बात में मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ। और मैं कुछ बातें ऐड करना चाह रहा था। देखिए, ये वोटर्स की मानसिकता होती है कि वो कब और किसको कहाँ पे वोट देगा। एक्चुअली क्या है कि हरियाणा जो चुनाव हो रहा है, इसके ये लोकसभा चुनाव के पहले ही चालू हो गई थी। वोटर्स ने अपनी मानसिकता दिखा दी थी कि इस बार हमको कुछ ना कुछ अप्रोच करना है और इसको बदलना है। एक लोकतांत्रिक देश है अपना। यहाँ जो वोटर्स होते हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उनको कहीं ना कहीं लगा कि अब सरकार अत्यधिक मतलब अपनी चीजें हम पर थोप रही है, मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रही हम लोगों से। तो उन्होंने उसका परिणाम इस बार दिखाया था इन्हें। अब वही चीज आगे बढ़कर
इस विधानसभा चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में अभी आपने को देखने को मिलेगा। मेरे को बिल्कुल लगता है कि इस बार हरियाणा में बहुत कुछ कांग्रेस के फेवर में जाने वाला है, क्योंकि 10 साल पहले तक बीजेपी का पूरे देश में शासन था, और उन्होंने जो किया, जिस चीज पे उन्होंने फोकस किया, वो शायद लोगों को अब उतना भा नहीं रहा है। पहले तो बिल्कुल मोदी मोदी था साम्राज्य हमारा, सब कुछ मोदी, मैं था मोदी का प्रमोशन था, मोदी ही सब समझ रहे थे, मोदी लोगों से बहुत कनेक्ट थे उस समय, ऐसा लग रहा था, जुड़ा हुआ क्योंकि प्रशांत, आपसे वो ही सवाल पूछता हूँ कि देखिए, बीजेपी हम जब भी जोड़ते हैं, बीजेपी को आरएसएस से जोड़ते हैं। आरएसएस उसकी मातृ संगठन है, ठीक है, बीजेपी उनका अनुसांगिक संगठन है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो हिंदुत्व की राजनीति बहुत करती है, ठीक है। आपको ऐसा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हिंदुत्व की जो राजनीति तो थोड़ी ज्यादा कर दी गई, तो शायद लोगों के मन में भी उसके प्रति एक ऊब जैसी आ गई कि हर बार उसी चीजें से, तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा भी कुछ हुआ हो? क्योंकि उत्तर प्रदेश ये का तो एक बिल्कुल बात होता बहुत बड़ा है। एग्जांपल, एक जैसे उत्तर प्रदेश का, मैं माफ कीजिएगा, मैं बस जोड़ दूं कि जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले लिया जाए, तो उत्तर उत्तर प्रदेश में सीएसडीएस जो एक काफी नामी एजेंसी है, संजय कुमार जी चलाते हैं उसको, तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में, इन तीन राज्यों में राहुल गांधी की जो रेटिंग है, पॉपुलैरिटी रेटिंग है, वो मोदी जी से आगे है। तो ये भी एक बहुत, और जबकि उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो काफी बड़ा गढ़ है, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन वहीं हुआ, तो हमें लगा था कि हिंदुत्व की इस लहर में शायद बीजेपी 80 में से 75 सीटें भी जीत सकती है। इसमें कुछ जानना चाहूँ जी प्रसाद। मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली क्या होता है कि हिंदू हिंदू मुस्लिम ये सब मुद्दे हैं, ये केवल एक कारण नहीं हो सकता है, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से लोगों का डाइवर्जन होता है, मतलब अपनी मानसिकता पे कि हम आज इनके साथ हैं, कल किनके साथ जाना। वो हिंदू और मुस्लिम का एक मुद्दा है केवल, वो बिल्कुल हो सकता है पार्ट ऑफ, हो सकता है उसका जो तो मैटर है थोड़ा काम करता कि है। हम किस, हाँ, पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, हो सकता है कि उनको उनकी जो प्लानिंग है वो पसंद नहीं आ रही हो, उनकी बातें नहीं पसंद आ रही हो, वो जो इस तरह चीजों को अपन जबरदस्ती थोप रहे हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सारे मुद्दे हैं। तो अब देखिए, हम आपको 10 साल दे दिए, काफी समय दिया और इफरात दिए, मतलब विपक्ष खत्म टाइप का था उस समय, बिल्कुल था ही नहीं, विपक्ष का लेवल बहुत कम हो चुका था। फिर भी आपने उस चीज को कैसे मैनेज किया, कितना डेवलप किया? कुछ नहीं, रोजगार तो है ही नहीं, एक्चुअली आबादी है इसका कारण, बिल्कुल आबादी बहुत बड़ा एक रीजन भी है हमारे यहाँ। पर कहीं भी कोई मार्ग दिखता नहीं, दिख रहा है कि कहीं भी किसी भी चीज को आप, एजुकेशन में बहुत बड़ा मुद्दा उठाए थे, एक समय बहुत अच्छे से पूरा एजुकेशन चेंज करने की बात कर रहे थे, पर वो प्लानिंग अभी तक लागू नहीं हुई है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप केवल यहाँ राजनीति कर रहे हैं। मैं अभी बात शासन में बीजेपी है, इसलिए बीजेपी को मैं दोष दूंगा इस चीज का, क्योंकि आपने भी हमारा काम ये पढ़ाई देखिए लिखाई, प्रशांत, इसमें हमारा हाँ, हमारा काम ये है कि जो शासन में बैठा है, सत्ता में बैठा है, बिल्कुल उससे बिल्कुल, सवाल पूछना ही हमारा हम काम है। हमारा अब सवाल सत्ता तो में वही पे रहेगा कांग्रेस हो हमेशा ना। चाहे बीजेपी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल। तो उन्होंने कितना, आप प्रयास कर रहे हैं, आप मुद्दा ठीक है, 370 वाला अभी अपन बात करेंगे उस विषय में, वो था, आपने राम मंदिर बनवा, बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, बहुत अच्छा काम किया, मगर आपकी मेंटेलिटी राजनीति है वहां, ना कि कोई ना कि श्रद्धा। परोपकार करना लोगों का। हाँ, लोगों की परेशानियों को समझना। रोजगार के बारे में आप बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप करते हैं थोड़ा बहुत, एमएसएमई के थ्रू लोन दिलाते हैं और फ्री में पैसा बांट रहे हैं बस। बात ये है, लोगों को शिक्षित करना हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए, शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। हमारे यहाँ पढ़ाई क्या होती है, रट्टाफिकेशन वाली, जो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और रट के अपन पास करके चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी एग्जाम होती है जिनमें बहुत सारे लोग नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत, हर बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है ना। उनके लिए तो एक व्यवस्था बनानी चाहिए, आप उनको सिखाइए, सिखाने की पढ़ाई हो ही नहीं रही यहाँ। यहाँ पढ़ाई हो रही है कि आप क्वालिफाई कर जाएं कैसे भी करके, रट के पढ़ के। और इतने धांधली व्यापक, इतने घोटाले हो रहे हैं इस समय, मतलब कोई भी पेपर वो लीक के तो अलावा कोई बात ही नहीं देखिए, हो चली। ये वाली बात अगर बात करेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज या कॉलेजेस में किस तरीके की पढ़ाई हो रही है, इस पे किसी दिन हमको डिस्कशन करना चाहिए, सच में इसकी रिसर्च करनी चाहिए। अगर हम करके हाँ, देखेंगे ना, मुद्दा होना चाहिए। तो देश में 70% इंजीनियरिंग कॉलेज या कॉलेजेस जो खुले हैं उनकी मान्यता खत्म हो जानी चाहिए। इस तरीके के कॉलेजेस बने हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मतलब अमित जी तो जानते ही होंगे इस विषय में, मतलब पूरे तरीके से, और हम सभी जानते हैं, हम सब उस चीज को देखते हैं। पर वो मुद्दा आज का नहीं है। आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ।
तो जैसा कि आप जम्मू का एक बहुत बड़ा फैक्टर आया है कि जहां पे जम्मू में भी बीजेपी थोड़ा ग्राउंड लूज करती हुई दिख रही है। जम्मू जहां पर करीब करीब अगर देखा जाए तो आप पिछली बार आगे थे। 45 सीटें आती हैं। और जम्मू एक तरीके का बीजेपी का काफी मजबूत इलाका रहा है पिछले 20-25 सालों में, और उसी के दम पे पीडीपी के साथ उन्होंने 10 साल पहले सरकार भी बनाई थी। अब यहाँ पे हो रहा है कि कांग्रेस और एनसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके जो अलायंस है उसको 36% वोट शेयर इन्होंने बताया है, 11 से 15 सीटें। बीजेपी को 49% वोट शेयर मिल रहा है, 27 से 31 सीटें। और पीडीपी को 2%। पीडीपी तो लगभग लोकसभा चुनाव में ही दिखा था कि हाशिए पे जाती हुई दिख रही है। वहां पर राशिद इंजीनियर जो है, उनकी पार्टी को वोट मिलता हुआ दिख रहा है, और शायद उनको 1-2 सीटें उन लोगों को भी, इंडिपेंडेंट जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, उसको भी यहाँ पे करीब करीब 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। ये जम्मू रीजन में अचानक से बीजेपी जो है 50%, जनरली बीजेपी 50% के ऊपर वोट शेयर रहता था। आपको क्या लगता है अमित जी यहाँ पे कि जम्मू रीजन में ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से बीजेपी यहाँ पे 50% से नीचे दिखा रही है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस अच्छा करता दिखता है? असल इसकी मेन वजह है तो जम्मू जो है, जम्मू और कश्मीर दो दो जो है इसके ही राज्य है, लेकिन दो अलग अलग उनकी राजधानी होती है। तो बरसात में जब आप ठंडी ज्यादा पड़ती है तो श्रीनगर राजधानी हो जाती है, फिर जम्मू राजधानी। जम्मू में ज्यादा जो अगर श्रीनगर की बात करें वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ज्यादातर मतलब लगभग हाँ, कश्मीर लगभग वैली। मुस्लिम चाहते हैं। और अगर अपन ये जम्मू क्षेत्र में है तो यहाँ पे अपन हर तरह के लोग, ज्यादातर पंजाबी हैं, पंजाब से आए। क्योंकि जो इसका असर इस बार हुआ है, पंजाब जो जो किसान का जो मुद्दा था ना, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा पंजाबी है। मैंने जम्मू के जो वोटर है वहां के सबसे ज्यादा पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, अब बाकी जगह के लोग हैं, बिहार के भी हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा संख्या है वो पंजाबियों की है, जो इस बार भाजपा के खिलाफ है। क्योंकि चाहे वो आप पंजाब की बात करो चाहे हरियाणा की बात करो, इस बार जितने भी जो पंजाब, जो मैं अगर यहाँ भी लोकली बात करूं तो जो 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 सिख है या पंजाबी जो है, वो इस बार भाजपा के साथ नहीं। जो भाजपा के एक कोर वोट हुआ करता था वो इस बार नहीं है, भाजपा का बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात तो अभी तक जम्मू के पास भाजपा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। कांग्रेस जो है ना, ये माना जा रहा था कांग्रेस पीडीपी की ही गोदी में जाएगी, किसी की कांग्रेस एक सेल्फ सरकार नहीं बना सकती थी। इस बार कांग्रेस खुद को मजबूत दिखाई, इसलिए लोगों को, क्योंकि उनको न मुक्ति मोह चाहिए थी न वो उनको, लेकिन इसमें राहुल गांधी पर भरोसा करके उन्होंने कांग्रेस उनको चाहिए थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को वोट किया। इस वजह से जो कांग्रेस मजबूत थी, क्योंकि अगर वो एक ऑप्शन होता है ना कि हम कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, भाजपा के साथ जा सकते हैं, लेकिन पीडीपी या किसी के साथ नहीं जाना, हमारी मजबूरी है। जब हम कमजोर हो रहे हैं, कांग्रेस कमजोर है, तो हम भाजपा की तरफ चले जाते थे। इस बार जो खासकर जम्मू रीजन में ये फैक्ट काम आया है, जिसकी वजह से भाजपा कमजोर हुई और कांग्रेस की सीटें इस बार जम्मू रीजन में बढ़ेंगी, और बढ़ भी रही है, जो एग्जिट पोल में जो दिखा रहा है बढ़ रही है। और मैं जो मेरा जो आकलन है, व्यक्तिगत जो आकलन है, सीटें जितना दिखा रहा है कांग्रेस उससे ज्यादा बढ़ेगी जम्मू में। वैली में तो ऑलरेडी उनकी है, क्योंकि वो तो अपन जिसकी बात कर रहे थे वो तो अभी कांग्रेस और नीति दो की है, लेकिन जो जम्मू था वो भाजपा का गढ़ था। तो लगभग 70 सीटें हमेशा भाजपा की रहती थी, बाकी पे कांग्रेस कहीं थी ही नहीं। लेकिन इस बार कांग्रेस आगे निकलेगी भाजपा से, जो एक ऐसा आकलन अभी उसमें भी है, एग्जिट पोल में भी आ रहा है अभी। हाँ, लेकिन जो मेरा पर्सनल भी आकलन है इस पर आगे निकलेगी। एक बात तो माननी पड़ेगी कि एक किसी अभी जर्नलिस्ट की बात सुन रहा था मैं ट्विटर पे ही, मतलब बस शेयर करना चाहूंगा कि एक, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक तरीके का इंडिया में डिफॉल्ट ऑप्शन है। तो मतलब हमें, जब हमें कुछ नहीं समझ में आता है तो हम कांग्रेस को वोट देते हैं। तो एक, तो जैसा एक मोदी जी ने एक वो चलाया था कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी, तो कांग्रेस एक तरीके से हमारे जो है ना डीएनए का पार्ट बन चुकी है, ऐसा लगता है, देश के डीएनए का पार्ट बन चुकी है, जो कि जब कोई पसंद नहीं आता है, कुछ पसंद नहीं आता तो लोग जाकर के डिफॉल्ट कांग्रेस को वोट दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो आपको कहीं नहीं दिखेंगे। वो आराम से बैठेंगे, मस्ती मारेंगे, कुछ करेंगे नहीं, न बूथों पे दिखेंगे। लोग खुद ही जाकर के वोट दे रहे हैं। और जबकि बीजेपी का कार्यकर्ता आपको रोड पे दिखेगा, बूथ लगाएगा, वो पर्ची बांटने आएगा, सब कुछ करेगा। तो वो ये एक मतलब बात थी जो मैं शेयर करना चाहता था। आज आगे बढ़ते हैं हम कश्मीर की तरफ भी। जम्मू कश्मीर दोनों साथ में ले लेंगे। तो कश्मीर में वैली में अगर देखा जाए तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस जो है करीब 45% वोट शेयर लेके जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे पीडीपी को 22%, बीजेपी को 5% और अदर्स को 28%। अदर्स में राशिद इंजीनियर जो कि जेल में रहते हुए चुनाव जीत जीत गए थे,
वो अलगाववाद की वजह से, जिसकी वजह से वो जेल में थे, उसके बाद भी रह करके जीत गए थे। और अभी जो है तो उनकी पार्टी जो है तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अदर्स जो है 2 से 6 सीटें लेके जा सकते हैं, और पीडीपी शायद एक गड़बड़ नंबर, 28% अदर्स के पास है, 2 से 6 सीटें लेके जा सकती है। पीडीपी जो है तो 6 से 10 सीटें लेके जा सकती है, ऐसा अभी आकलन चल रहा है। तो आपके प्रशांत, इसमें जो है आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पीडीपी तो पूरी तरीके से, पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती की जो पूरी पॉलिटिक्स थी, वो बीजेपी के साथ जो अलायंस में गई 10 साल पहले, उसकी वजह से पूरी पॉलिटिक्स खत्म हुई थी दिख रही है यहाँ पे। अब वो तो सर, वो तो होगा ही। अब एक तो बीजेपी का जो छवि है वो प्रो हिंदुत्व है, प्रो हिंदू। तो वहां तो सीधी तौर पे कश्मीर का मुद्दा है तो वहां बीजेपी डाउन रहेगी। वहां जो बीजेपी के साथ जुड़ेगा उसको भी हो सकता है कि नुकसान हो। जैसा कि दिख भी रहा है और पीडीपी को। वही जो बीजेपी के साथ जाएगा हो सकता है उसको भी नुकसान हो। मुद्दे अलग है, वहां की मानसिकता ही अलग है लोगों की। उनको अभी भी 370 वापस चाहिए। सीधा है, वहां के लोगों का मानना है कि हमको 370 वापस चाहिए। तो वो तो सीधा है। इसीलिए उन्होंने पूरी जगह चुनाव भी नहीं लड़े हैं। वो अलायंस करने के चक्कर में अभी भी कि जो जीतेगा उसके साथ हो सकता है कि हम कई जगह है अदर आ सकते हैं, जैसे जो सेल्फ डिपेंडेंट पार्टीज हैं तो उनको मौका इंडिपेंडेंट्स दिया हैं, गया कई जगह। कई सारी पार्टीज हैं जिनको वो अंडर द कारपेट भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कई सारे जर्नलिस्ट कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं सर। वहां पे अब राशिद इंजीनियर का क्या है मुद्दा? राशिद इंजीनियर तो वैसे भी डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट पार्टी चुनाव लड़ा है वहां। पर दिक्कत वो आया है अभी, उसको बेल में आया है वो, और चुनाव लड़ेगा उसके बाद फिर से हो सकता है कि वो जेल जाएगा ये भी तो। पर वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा वहां। हो सकता है कि वो भी बीजेपी अपने उसको फेवर में करने के लिए सोच ही रही है। अब वो तो उनके पार्टी का अंदर का मामला है, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं, पर अपन हम अनुमान लगा सकते हैं। ये हमारा अनुमान है। उसके बाद वहां की जो राजनीति वो अलग है। उनको तो मतलब है कि देखिए, वहां का अभी मैं कुछ टीवी में ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहा था कुछ चैनलों की, तो वहां ऐसी बातें चल रही थी कि हमारे यहाँ अ, कई बार बहुत सारे काम हुए हैं। अभी रोड बनी, सड़कें बनी, चौड़ीकरण हुआ, सब कुछ है। पर वो अधिकतर तो कश्मीर के लोग बात करना ही नहीं चाहते मीडिया से। बात करने से कतराते हैं अधिकतर लोग कि कहीं हमको अंदर ना कर दिया जाए, मेरे को फोन ना आ जाए, हमको लेटर ना आ जाए कि आप इस बारे में क्यों बात करें, क्योंकि वहां के लोग खुल के नहीं बात करते हैं बहुत ज्यादा। पर उनका मानसिकता एक चीज क्लियर हुआ है कि हमको 370 वापस चाहिए। और वो कांग्रेस की तरफ बिल्कुल उनका भी माइंडसेट है कि हिंदू को देखिए, यहाँ पे बीजेपी को वोट देने की बात बहुत हुई नहीं। वहां वहां बोलेंगे सब कुछ अच्छा है, पर वोट के लिए इशारा करेंगे कि नहीं, हमारे एनसीपी और कांग्रेस की तरफ वो अधिकतर दिखता है। अब थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं। अभी जो है तो दो राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, अभी उनका रिजल्ट 8 अक्टूबर को आ जाएगा। दो राज्यों के चुनाव अभी मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर में झारखंड और महाराष्ट्र के होंगे। दिल्ली का चुनाव जनवरी के महीने में होना चाहिए, और बिहार का चुनाव जो है तो अप्रैल मई के बीच में अभी हो सकता है। अब अगर ये दो चुनाव, कांग्रेस या कांग्रेस अलायंस जो भी है, अगर कांग्रेस अलायंस जीतता है महाराष्ट्र में, जैसा कि हम जानते हैं कि जो महाविकास अघाड़ी है वो काफी बड़ी पार्टी बनकर के निकली। मैं बस थोड़ा और समय लूंगा आप लोगों से। तो आपको क्या लगता है अमित, कि क्या इसका असर महाराष्ट्र पे भी दिखने वाला है, या फिर वो जो लड़की बहन योजना या देवा भाऊ योजना, ये सारी योजनाएं जो लागू करी हैं महाराष्ट्र में, उसका क्या असर आपको देखने को मिलता है? क्या उसका कोई असर होगा कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी है शिंदे जी की सरकार के खिलाफ, कि यहाँ पे महाविकास अघाड़ी जो है तो बाजी मार ली जा सकती है? दरअसल मैं महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र में कुशाभाऊ ठाकरे एक नाम था, मतलब आज भी बाल सॉरी बाला बाला साहब बाला साहब ठाकरे बाला जी। बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का नाम था। ये तो जब ये एक आदमी के मन में आता है ना, भैया हम सरकारी हमारी सरकार चल रही है, आप चुनाव में आओ ना, आप खरीद फरोख्त करके आप सत्ता बदलते हो। इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश लास्ट टाइम हुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश रिपीट हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में आज भी बाल ठाकरे को लोग पूछते हैं, खासकर हिंदू समाज इनको पूछता है। और एक सहानुभूति सहानुभूति है उनके बच्चे के लिए। और इस बार जिस तरीके से आपस में लड़े, चाहे वो आप, एक और मुद्दा आता है ना कि आप किसी के खिलाफ ईडी और सारी सीबीआई की जांच कराते हो, जैसे आपकी पार्टी में आता है वो साफ हो जाता है।
चाहे वो शिंदे हो, जब आपने वहां से उससे तोड़ के क्या बोलते हैं, क्या नाम नहीं आ रहा है। भावना तो गौली है, अजीत पवार हैं, उसके अजीत पवार, बाद कई कई लोग, कई हाँ कई लोग हैं, कई लोगों के नाम, कई लोगों के नाम जो मतलब जिनके खिलाफ मामला दर्ज हो प्रफुल्ल चुका था। पटेल। मतलब प्रफुल्ल पटेल, और जैसे ही उसमें जाते हैं तो मतलब ईडी में सारे केस ही खत्म हो जाते हैं। एक पब्लिक देखिए, आज सोशल मीडिया का जमाना है। मीडिया भले कुछ ना दिखे, लेकिन सोशल मीडिया से लोग ज्यादा ज्यादा ज्ञान ले रहे हैं आज की डेट में। मैं खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। आज की डेट में लोग, मैं खुद देखता हूँ, सुबह शाम आप देखोगे तो अभी मेरे एक एक नाव पलटा दिया गोवा की, जो कहीं दूर दूर, ये कहीं फॉरेन की कंट्री का था। वो हर जगह ट्रेंड कर रहा है कि भैया हाँ एक हाँ 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 गोवा हाँ। नाव पलट गई। तो लोग सोशल मीडिया में ज्यादा ज्ञान ले रहे हैं। अब आप न्यूज में हम खबर जो दिखाते हैं तो उसको बहुत ज्यादा, उनको बहुत रिएक्शन नहीं आते, लेकिन सोशल मीडिया में कोई खबर, एक छोटी सी खबर, हम लोग इन जगह मजबूरियां भी हो जाती हैं कि 4 दिन, 1 महीने पहले खबर कोई वायरल होती है, और ऊपर मुझे फोन आता है, यार स्टोरी कर, स्टोरी है यार भेजो। अब पता चलता है 3 महीने पुरानी कोई खबर जो वायरल होगी, आज वायरल हुई है। तो ये चीजें मैं कहता हूँ कि ठीक है, अभी भाजपा का आईटी सेल बहुत मजबूत है। अभी भी वो, आप कोई भी मैसेज आप करो ग्रुप में भाजपा के खिलाफ, वो हिंदुत्व के मुद्दे पे आप देखिए ना, आपको 1 लाख का तुरंत रिप्लाई आ जाए। तो इनका आईटी सेल इतना मजबूत है, एक ही मुद्दा है उनके पास, बाकी दूसरा कोई भी मुद्दा नहीं, ना एक कोई आप, मुद्दा नहीं, ना सही बात। दूसरा माफ कोई कीजिएगा आज अमित दूर जी, दूर की। हमारे पास समय थोड़ा समय की आज कमी है। एक जो महाराष्ट्र के ऊपर जरूर हम अगले हफ्ते एक और कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अगले हफ्ते महाराष्ट्र के चुनाव की 9 या 10 तारीख को उसकी घोषणा हो सकती है। महाराष्ट्र के चुनाव इसलिए भी इस बार आवश्यक है, महाराष्ट्र इंतजार कर रहा है, जो बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि महाराष्ट्र की बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो गुजरात ले जाई गई, ऐसा एक सेंटिमेंट महाराष्ट्र में बना हुआ है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो लोगों से मेरी बात होती है यहाँ पे, तो उनके बीच में ये एक सेंटिमेंट बना हुआ है। जैसा कि मध्य प्रदेश वालों को भी ये सोचना चाहिए कि कई सारी इंडस्ट्रीज जो मध्य प्रदेश में आने की चल रहा था वो चली गई गुजरात, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। पर आज वो मुद्दा नहीं है। तो आप सभी का धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, और महाराष्ट्र के मुद्दे पे जुड़ने के लिए अगले हफ्ते जुड़ेंगे। धन्यवाद।